हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 2024 के प्रीमिक्स की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। बेसिक से शुरू करेंगे। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड 5 क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो पोल फ्लीइंग फोर्स की बात हुई है वो किससे जुड़ी हुई है? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ या फिर टाइड्स? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? एनसीईआरटी में दी हुई है ये लाइन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। मैं आपको बहुत बेसिक समझाती हूँ ना। कभी भी आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हो कि आज किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कहानी बहुत पहले से शुरू होगी, जहां पे आपकी पहली थ्योरी जो है वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर बात करते हैं कि पहले एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था पैंजिया और एक सुपर ओशन था पैंथेलेसा। ड्यू टू सर्टन फोर्सेस ये जो है एक दूसरे से ब्रेक अपार्ट होने लग गए, एक दूसरे से ड्रिफ्ट होने लग गए, और ड्रिफ्ट होते होते ये उस पोजीशन या फॉर्मेट में पाए जाते हैं जैसे आज आपको दुनिया में मैप नजर आता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन सी फोर्सेस की वजह से ये ड्रिफ्ट हुआ है। तो एनसीईआरटी कहती है दो फोर्सेस है, एक है पोल फ्लीइंग फोर्स, एक है आपकी जो है टाइडल फोर्स। अब मैं आपको पोल फ्लीइंग फोर्स समझाती हूँ क्या होता है। पोल फ्लीइंग का मतलब क्या होता है? पोल से फ्ली करना, पोल से भागना। तो बेसिकली भाग नहीं रहा है कोई भी चीज। बेसिकली है क्या, जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे तो आप ना इस चीज को पढ़ोगे कि अल्फ्रेड वेगनर जो है वो अज्यूम करते हैं कि जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट है दैट इज नियर बाय टू द साउथ पोल। रादर इनका ये एक ड्रॉबैक भी माना जाता है कि आपको कैसे पता कि साउथ पोल के पास था सुपर कॉन्टिनेंट। तो वेगनर कहते हैं कि ये जो है साउथ पोल के पास था। जैसे ही अर्थ में रोटेशन होने की बात हुई, जैसे ही अर्थ में रोटेशन होती रहेगी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, विद मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो है ये रोटेशन इतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी इन पे कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है ये टूटने लग जाएगा। तो बेसिकली वो सिंपल बात कर रहे हैं कि पोल से भागना नहीं चाह रहे हैं, बट पोल के पास होते हुए भी जब अर्थ आपकी रोटेट करेगी तो ये रोटेशन मूवमेंट जब बार बार मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इस पर्टिकुलर सुपर कॉन्टिनेंट पे रिएक्ट करेगी तो एक दिन इसमें जो है ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, एंड दैट इज हाउ द एंटायर प्रोसेस स्टार्ट। दूसरी चीज वो क्या कहते हैं? दूसरी चीज वो कहते हैं टाइडल फोर्सेस। अब आपको पता है अर्थ के अराउंड सन और मून जैसी सेलेस्टियल बॉडीज है। अब वो कह रहे हैं सन और मून जो है उनकी अट्रैक्शन की वजह से भी ये ब्रेकेज हुआ है, ये जो ड्रिफ्ट है वो शुरू हुई है। अब यहां पे आप देखिए ऑप्शन कहता है कि या रादर कंटेंट कहता है कि दो फोर्सेस की बात हुई है, पोल फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। पोल फ्लीइंग फोर्स किससे जुड़ी हुई है? रोटेशन ऑफ द अर्थ से जुड़ी हुई है। सो रोटेशन होगी जब ये फोर्सेस मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो है इस पे इंपैक्ट करेंगी। एक समय ऐसा आएगा जब ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। सेकेंड फोर्स वो टाइडल फोर्स कहते हैं, ऐसी फोर्स जो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन जो है डेवलप होती है। इन्हीं दो फोर्सेस को इफेक्टिवली जब मिलियंस ऑफ ईयर्स में अप्लाई किया जाएगा तो ब्रेकेज हो जाएगी और ड्रिफ्टिंग की शुरुआत हो जाएगी और ड्रिफ्टिंग होती रहेगी। Now, आप याद रखिएगा, most of the scholars consider these forces to be totally inadequate. इन फोर्सेस को सही नहीं माना गया। बेसिकली आप इसको ऐसे भी समझिए कि जो वेगनर की थ्योरी थी दैट वाज बेस्ड मोस्टली ऑन अजम्पशंस, राइट? कोई बहुत ज्यादा इंपीरिकल प्रूफ इस चीज के नहीं मिले, इसलिए इसको सही नहीं माना गया। तो ये जो दो फोर्सेस हैं इनको जो है कहीं ना कहीं स्कॉलर्स ने इनएडिक्वेट माना। और आप ये भी तो सोचो कि सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल ने अगर इन जो है कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग में रोल प्ले किया होता तो आज भी जो है ये चीज हो रही होती, आज भी ब्रेकेज जो है कंटिन्यूस होती और ये ड्रिफ्टिंग बहुत ही ज्यादा हो रही होती ड्यू टू दीज टू फोर्सेस, है ना? ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट राइट हो, बट पूरी थ्योरी ऑन द होल सही नहीं मानी गई क्योंकि इन दो फोर्सेस को एडिक्वेट नहीं माना गया, राइट? तो ये एनसीईआरटी में बहुत बेसिक पॉइंटर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अब ना जैसे यूजुअली हमसे कहा जाता है सर 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ना, अब ये 11वीं 12वीं में है ही नहीं, छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी में बताया जाता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन के बारे में। तो आपको 6ठी से 12वीं तक की ज्योग्राफी की एटलीस्ट सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है,
राइट। और रिसेंटली तो हमें कोर्स भी जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी ही जहां पे डिस्कस होगी लाइन बाय लाइन, है ना। एनसीईआरटी की पीडीएफ से ही आपको पढ़ाएंगे, सो दैट ऐसा ना हो कि पीपीटी बने और कोई पॉइंटर वहां पे छूट जाए, राइट। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन जो है इज जनरली फाउंड इन वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। दूसरा, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स कॉमनली कल्टिवेट होते हैं बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू। तीसरा, ये जो रीजन्स है ये ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं बिकॉज ऑफ देयर फ्रूट कल्टिवेशन। तो आपको बताना है ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली टू, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स और नन ऑफ देम आर करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑल थ्री आर करेक्ट। मैंने एग्जैक्ट एनसीईआरटी से लाइन ली हुई है, कुछ भी नहीं बदला है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूं, मैं थोड़ा सा मैप दिखा देती हूं, आपको याद रहेगा, या अगर इससे समझते हैं, तो कभी भी जब आप वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ते हो तो वर्ल्ड क्लाइमेट में आपको ना एक बेसिक दिया जाता है कि मान लीजिए अगर ये कॉन्टिनेंट है तो किसी भी कॉन्टिनेंट में स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स में जब आप ईस्टर्न से वेस्टर्न मार्जिन की तरफ जाएंगे, जो आपके क्लाइमेट टाइप्स हैं वो जो है चेंज होते जाते हैं, राइट। तो यहीं पे जो है अगर आप कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न मार्जिन्स में देखें, अगर आप आइडियली इस डायग्राम को देखें तो आपको पता लग जाएगा कि वेस्टर्न मार्जिन्स में ही आपको क्या मिलता है? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। लेकिन यही चीज जब आप मैप में देखते हैं तो यू रियलाइज कि हाँ जी, वेस्टर्न साइड पे तो है ही कॉन्टिनेंट्स के साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये अगर आप देखेंगे ये साउथ वेस्ट है कॉन्टिनेंट्स का, तो आप देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स के साउथ और कॉन्टिनेंट्स के साउथ वेस्ट में भी आपको ये चीज मिलेगी, राइट। और आप देखोगे एग्जैक्टली एनसीईआरटी की ही लाइनें हैं, राइट। तो दोनों ही वहां पे पाए जाते हैं। और सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, ऑरेंज, ग्रेप्स जैसे, यहाँ पे कल्टिवेट होते हैं बिकॉज लोगों ने रिमूव कर दी यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन टू ग्रो व्हाट दे एक्चुअली वांटेड टू ग्रो। और फ्रूट कल्टिवेशन क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा है तो इस रीजन को ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी में होती हैं, एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द बेसिक्स। सिमिलरली अगर आप, मैंने तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी दिए हैं, जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें आप इन स्क्रीनशॉट्स को भी अपने पास जो है रख लें। पीडीएफ डाउनलोड कैसे होगी? आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने एक स्लीपी क्लासेस का नया प्रीमिक्स का ग्रुप बनाया है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमिक्स के वीडियोस होंगे, उनकी पीडीएफ्स होंगे, एंड इवेंचुअली वहाँ पे क्विजेस भी कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ज़रूर उस टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कीजिए। तीसरा देखते हैं, ये भी मैंने छोटी क्लास के एनसीईआरटी से लिया है। बहुत बार जो है हम क्लास 11th की जो टेक्स्ट बुक है जो इरोजन की बात करती है, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स की बात करती है, काफ़ी बड़ा हमको वो चैप्टर लगता है, तो आप छोटे से शुरू कीजिए, है ना। कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जो सी वेव्स के इरोजन और डिपोजिशन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको कोस्टल लैंडफॉर्म कहते हैं। अब 3 तरह के कोस्टल लैंडफॉर्म की यहाँ पर बात की हुई है, सी केव्स, सी आर्चेस एंड स्टैक्स। क्वेश्चन कहता है सी वेव्स कंटिन्यूसली रॉक्स को स्ट्राइक करती हैं और उन रॉक्स में क्रैक डेवलप हो जाते हैं। जब ये क्रैक्स बड़े हो जाते हैं तो वो केव लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हॉलो केव लाइक स्ट्रक्चर, मैं बताऊंगी भी कैसे। और जब ऐसा होगा तो इनको सी केव्स कहेंगे। जब ये केव्स और बड़ी हो जाती हैं, राइट, तो इन्हें आर्चेस कहते हैं, सी आर्चेस। और जब ऐसा हो कि ऊपर की रूफ ही ब्रेक हो जाए, सिर्फ वॉल बच जाए, तो इनको स्टैक्स कहते हैं। मैं आपको पूरा डायग्राम दिखाऊंगी, अभी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। एंड जस्ट टू लेट यू नो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल 3 आर करेक्ट। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। देखो इनिशियली जब ये केव लाइक स्ट्रक्चर बना कि वाटर ने इसको कॉन्स्टेंटली हिट किया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया वहां पे, क्रैक डेवलप होने के बाद तो वो सी केव बनेगा। जब ये सी केव और ज्यादा जो है डीप हो जाएगी, है ना, ये कैविटी जो है और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इनको आर्चेस कहने लगोगे। और एक पॉइंट पे क्या होगा कि पूरी इतनी ज्यादा इरोजन हो जाएगी कि एक सिंगल स्ट्रक्चर आपका बच जाएगा, तो उसको आप क्या कहोगे, स्टैक कहोगे। सिर्फ वॉल लाइक फीचर्स आपके बच जाएंगे, उन्हें आप क्या कहोगे, स्टैक कहोगे। तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, छोटी क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए, आप देखिए आप कितने सारे लैंडफॉर्म जो है आप यहाँ पर सीख गए। तो बहुत बेसिक्स चीजों से हम शुरू करेंगे, राइट। सिमिलरली अब इस एनसीईआरटी को देखते हैं, आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है।
तो कल्चरेबल वेस्टलैंड, करंट फैलो, फैलो अदर देन करंट फैलो, ये चीजें यहाँ पे दी हुई है। टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्लास 12वीं की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड में उन्होंने क्या बोला है, एनी लैंड विच इज लेफ्ट फैलो यानी कि अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years इज कॉल्ड कल्चरेबल वेस्टलैंड। नेक्स्ट, लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 agriculture year इज कॉल्ड करंट फैलो। तीसरा, फैलो अदर देन करंट फैलो, दिस इज ऑल्सो कल्टिवेबल लैंड जो कि फॉर मोर देन अ ईयर अनकल्टिवेटेड था लेकिन 5 साल से कम था। तो देखो, जिसपे कल्टिवेशन जो है 1 साल या 1 साल से कम हो उसके लिए ये कह रहे हैं करंट फैलो होता है। जिसमें 5 साल से कल्टिवेशन हुई ही नहीं है उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं, और जो 1 से 5 साल के बीच में अनकल्टिवेटेड है उसको फैलो अदर देन करंट फैलो कहते हैं। राइट, तो अब इनमें से इनकरेक्ट बताना है तो मैं आपको बता दूं, नन ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तीनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। एंड अगेन क्लास 12वीं की एनसीईआरटी से ही मैंने ये डेफिनेशंस जो हैं ली है। जरूर आप पीडीएफ को डाउनलोड करें, इन स्क्रीनशॉट्स को पढ़ें, बहुत आपको जो है बेनिफिट होगा। अगेन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स, ये भी क्लास 12वीं की एनसीईआरटी से दिया हुआ है। इन इंडिया टी प्लांटेशन स्टार्टेड इन 1840s इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। लेटर ऑन ये प्लांटेशन जो है वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार में भी शुरू हुआ। और यही नहीं, आप देखेंगे सदर्न इंडिया में नीलगिरी और कार्डमम हिल्स में भी जो है टी प्लांटेशंस की बात होती है। टी तो मतलब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, 2-3 बार इस पे सवाल जो है आ चुका है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या होंगे, ऑल द 3 वुड बी करेक्ट। रादर एक क्वेश्चन तो यूपीएससी ने मेंस में भी पूछा हुआ है कि ऐसा क्यों है कि जो टी प्लांटेशंस है ये आसाम रीजन में तो बहुत ज़्यादा हुई, पर जो वेस्टर्न रीजन्स थे, जैसे आप देखोगे हिमाचल में भी ये चीज़ बहुत शुरू हुई थी, कांगड़ा में भी शुरू हुई थी, वहाँ क्यों नहीं सक्सेसफुल हुई, है ना। तो 2 रीजन आपने हमेशा याद रखने हैं। पहला रीजन तो ऑफ कोर्स जो क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, जो सॉइल थी जहां ज्यादा अप्रोप्रिएट थी, फॉर एग्जांपल आसाम, वहां पे ये चीज ज्यादा हुई। एंड ऑन द कंट्री हिमाचल में इस तरह की सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं मिली, अप्रोप्रिएट नहीं मिली। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है, हिमाचल में देखा गया, रादर कांगड़ा अगर मैं बोलूं कैटेगोरिकली, कांगड़ा में देखा गया कि वहां पे काफी ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारी प्लांटेशंस को बहुत नुकसान हुआ और उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया गया, उन प्लांटेशंस को वहीं के वहीं बंद कर दिया गया, इसलिए भी आगे जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। अब ये चीज़ आपको कैसे आएगी, जब आप इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ना पूरे सभी प्रीमिक्सेस में, आज तो चलिए हमने बहुत बेसिक पढ़ा है, हम देखेंगे कि लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, राइट। लेकिन एनसीईआरटीज आपने नहीं छोड़नी, और लेट मी रिमाइंड यू, 6ठी से 12वीं तक सारी एनसीईआरटीज पढ़नी है, तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल हमने आज किए हैं। एनसीईआरटी कोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और let me tell you, it's not a फाउंडेशन कोर्स। ऐसा नहीं है कि बेसिक तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ा दी जाएगी, नहीं। ज्योग्राफी में ये चीज़ स्पेशली होती है कि लाइनें तो सिंपल लिखी हुई है, इन डेप्थ एनालिसिस पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो एब्सोल्युटली यहाँ पे हम एनालिसिस पे बात करेंगे, राइट। एंड दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 2 years। यू कैन वॉच द वीडियोज एनी नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू वॉन्ट टू, राइट। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इनकी डिटेल्स देख सकते हैं, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमने बहुत बेसिक बात की है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। प्री में बहुत समय है, हर हफ्ते भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एक बहुत अच्छा पाथ बन जाएगा हमारा प्रीलिम्स के लिए। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द